स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करना है तो 2 या 3 साल में एक 10 स्टार्टअप का पोर्टफोलियो बना दीजिए. Put 20 lakhs in 10 companies or 10 lakhs in 20 companies and stuff. The only reason you will invest is if you feel that ये entrepreneur या ये entrepreneurial team ऐसी है जिसके ऊपर मैं बेट ले सकूं. एक स्टार्टअप वर्ल्ड में सेइंग है कि अगर फाउंडर सही है तो गलत प्लान को भी हम आगे जाके ना ठीक ठाक कर ही लें. स्टार्टअप इज एन अटेम्प्ट एट फाइंडिंग अ बिजनेस मॉडल दैट विल वर्क एंड later on that can be scaled. Don't you think कि हर स्टार्टअप इनिशियली जुगाड़ से ही चालू होता है? Entrepreneurs typically are changing the status quo. So जो लोगों को नहीं दिखता वो ये अलग तरीके से देख रहे होते हैं. Risk adjusted returns in investing in a portfolio of startups is higher than what you would get from mutual funds, significantly higher than what you would get in mutual funds. Hello and welcome to What Next. Today we have with us Prajakth Raut, managing partner at Carrot Capital. He has a lot of experience working with startups and investors in India. In today's episode, we will talk about how startups grow, how funding works, why mentorship is important, and what challenges founders face. So whether you're starting your own startup or just curious about startup ecosystem, then this conversation is for you. First of all, thank you for doing this project. Let's start with your journey. How did your career start? Yeah, I was always an entrepreneur at heart. I started my journey at around 17 years old when I started a printing business. फिर मैंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है, बट 10-12 साल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में किया. बट जो एंटरप्रेन्योरशिप का बग था, दैट नेवर वेंट अप. सो टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ द .com boom, I started a CRM solutions company along with a friend of mine. Okay. And we did reasonably okay. उस टाइम CRM was the big thing. CRM की हवा चल रही थी तभी. What is CRM? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. Management, okay. हाँ, तभी हुआ करता था वो. दैट वाज द न्यू टेक्नोलॉजी. तभी नई टेक्नोलॉजी आने वाली थी. उसका हमारा बिजनेस हमने स्टार्ट किया. बट वो बिजनेस हमारा CRM की तरफ नहीं गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ गया. उस टाइम बिजनेस में ना फंडिंग मिलती थी, ना आउटसाइड एक्सटर्नल कैपिटल था. ये सब कस्टमर के पैसे से हम करते थे, विच वॉज द राइट थिंग टू डू. ठीक ठाक जर्नी चली. अबाउट 100 लोगों की कंपनी बन गई. बट हमारा एस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा था उसमें. Okay. और वो हो नहीं पा रहा था. हम लोग 100 के ऊपर अटक गए. क्या एस्पिरेशन था? तभी TCS, इन्फोसिस, हाँ. इस कंपनी के काफ़ी नाम चल रहे थे. एवरी पर्सन हु स्टार्टेड बिजनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज थिंकिंग मैं भी नारायण मूर्ति जैसी जर्नी बनूंगा. 10 साल में हमारी भी उतनी कंपनी होगी. सो एस्पिरेशंस काफ़ी हाई थे और हो भी सकते थे. बट ऑन हाइंडसाइट व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, कभी कभी आपको पता चलता है कि आपने कुछ गलतियाँ की. कहीं आपको पिवट करना चाहिए था, कहीं आपको दूसरा कुछ डायरेक्शन लेना चाहिए था, कहीं आपको डिसीजंस अलग तरीके करने चाहिए थे. वो हमने शायद किए नहीं. तो हमने अबाउट 4 साल आई वाज डूइंग दैट बिजनेस. वी वर अ सक्सेसफुल कंपनी एंड दैट कंपनी इज स्टिल वेरी रीजनेबली सक्सेसफुल. Okay. बट माई पर्सनल पैशन वॉज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप. मेरा तभी मोटिव था कि इंडिया में हमको बहुत सारे जॉब क्रिएटर्स क्रिएट करने हैं, जॉब सीकर्स नहीं. जॉब सीकर्स अगर इंडिया में ज़्यादा होते रहेंगे तो आगे जाके हमें काफ़ी प्रॉब्लम है. एंड देयरफॉर मैंने सोचा कि अगर वो मेरा मिशन है तो लेट मी डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम वर्क दैट विल foster that mission, that will help me achieve that mission. तभी मैंने 2004 मैंने एक 3 साल का करियर ब्रेक लिया, where I joined the non-profit organization, the Indus Entrepreneurs. The Indus Entrepreneurs or TIE. Okay. TIE is one of the largest non-profit organizations. वर्ल्ड की सबसे बड़ी entrepreneurship की community है. What TIE? TIE, The Indus Entrepreneurs. ये TIE एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जॉइन टू हेल्प द अपकमिंग एंड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है. इसका मिशन बहुत मायने रखता है क्योंकि ये कम्युनिटी ऑफ गिवर्स है. दिस इज अ कम्युनिटी ऑफ नेट गिवर्स, व्हिच मीन्स पीपल गो देयर टू शेयर देयर लर्निंग्स, इनसाइट्स, एक्सपीरियंसेस विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु विल बेनिफिट फ्रॉम व्हाट दे हैव लर्नड रादर देन हैविंग टू डू द हार्ड. Got it. Across the world, in several different countries of the world, in several cities, इनके chapters होते हैं. और mentoring TIE का एक बहुत बड़ा foundational aspect है, which means people, For entrepreneurs, right? Purely for entrepreneurs. So I took a 3-year sabbatical to run the Asia office of TIE,
Oh, wow. And the mission was to interconnect all the disconnected chapters across the world. And more importantly, 2004, 5 and 6 में आपको शायद पता नहीं होगा, but at that point of time, a lot of overseas investors जो थे, वो इंडिया की तरफ देख रहे थे. That was the starting of the venture capital, sort of world in India. It was very nascent at that point Okay. of time. And therefore, the objective of TIE was to help a lot of these foreign investors, उनको इंडिया के से थोड़ा वाकिफ करना उनका ऑब्जेक्टिव था. The phenomenal journey with TIE. Then I started a healthcare services company, and we raised some angel investment raise kiya. That was my formal TIE was my formal introduction to the startup world and the world of investing and the world of investors. Okay. एक हेल्थ केयर सर्विसेज स्टार्ट की, कंपनी स्टार्ट की. दैट कंपनी वी रेज्ड अ राउंड ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट राउंड किया. फिर एक प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ थोड़ा पैसे रेज किए. How much you But we raised? were, but it was a modest amount at that Okay. point of time. But at that point of time, it was a fairly substantial Okay. sum. I mean, today's context, it was a modest amount. Okay. But वो company successful नहीं हुई. We Healthcare, believed healthcare. We believed that we were a little early into that market from a circumstances point of view as well as the market readiness point of view, and therefore I took a sabbatical. I exited from there, and I started going deeper into the startup world. I started running accelerator programs, incubation programs. I then worked with the Indian Angel Network as the head of operations for Indian? Indian Angel Network. Indian Angel. Indian Angel Network is the largest community of angel investors in the country. Okay. It is the organization that created the foundation for early stage investing in India. Okay. Saurabh Srivastava and a whole bunch of other people, Padmaja Ruparel, these were the pioneers of the angel investor network in the and there were several other people who Okay, so you said accelerator program and incubator program. Can you explain this? Accelerator क्या होता है? दो अलग अलग वर्ड्स टिपिकली यूज हो जाते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में. एक होता है एक्सेलरेटर और एक होता है इंक्यूबेटर. एक्सेलरेटर आप अगर वर्ड को ही समझेंगे तो क्या होता है कि अगर आपकी जर्नी यहाँ से यहाँ जाने में अगर 10 डेज लगने वाले थे तो एक्सेलरेट करके उसको कैसे 3 दिन में किया जाए. द सेम कॉन्सेप्ट स्टार्टअप्स के लिए समझो. एक्सेलरेटर में क्या होता है कि काफ़ी एक कहीं भी किसी भी स्टार्टअप की जर्नी में एक काफ़ी लर्निंग आते हैं ऑन द वे. अगर एंटरप्रेन्योर खुद से सीखता है वो तो धक्के खा के सीख के उसके अंदर से, और जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो सीख के उसकी जर्नी वो कंप्लीट कर लेता है और या वो प्रोग्रेस करते रहता है उसकी जर्नी के ऊपर. बट जहाँ उसके लर्निंग्स को और उसकी जर्नी को दूसरे एक्सटर्नल मेंटर्स की एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स से जुड़ा जाए, वो लर्निंग्स बहुत फास्ट हो जाती है और उनकी जो करेक्टिव एक्शंस जो होती है वो फास्ट हो जाते हैं. सो जो सक्सेस की तरफ या ग्रोथ की तरफ जो उसकी जो जर्नी होने वाली होती है उस जर्नी को एक्सेलरेट करने के प्रोसेस को एक्सेलरेट बोलते हैं. सो टिपिकली ये 3 महीने के प्रोग्राम होते हैं, कहीं 6 महीने के भी होते हैं, बट टिपिकली 3 महीने के प्रोग्राम होते हैं जहाँ एक कोहोर्ट मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टार्टअप्स को लिया जाता है. उनके एप्लीकेशंस लिए जाते हैं, पहले उनके एप्लीकेशन को छांटे जाते हैं, उसके हिसाब से कुछ एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है, कहीं की एक जूरी प्रोसेस होती है, और उसके हिसाब से एनीवेयर फ्रॉम 4 कंपनी से 10-12 कंपनी का एक कोहोर्ट जिसको बोलते हैं, ग्रुप जिसको बोलते हैं, वो कोहोर्ट बनाया जाता है. और फिर इन 10-12 स्टार्टअप्स को एक मेंटर की और कई सारे मेंटर्स के साथ जोड़ा जाता है. और अलग अलग बिजनेस के जितने पहलू होते हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, जीटीए एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट जो बिजनेस उनके, इसके ऊपर कहीं ग्रुप सेशंस होते हैं और कोई 1-on-1 मेंटरिंग होती है. उस हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन लेने वाले होते हैं उनके जस्ट बेसिक गट फील के बजाय इट इज़ अ वेरी कंसिडर्ड डिसीजन. देयरफॉर होपफुली मेनी ऑफ दीज बिजनेसेस गेट fast tracked into success, or the chances of success because of mentors, right? See, what is mentoring at data? Mentoring is when somebody else who's got a more experienced perspective on that particular topic is sharing their experiences. तो ऐसे नहीं है कि अगर मेरी जर्नी में मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि आपको मैं बोलूँगा तो आप करेंगे तो उसका आपको वही होगा. बट क्या होता है 4-5 और लोग से आप जब भी पर्सपेक्टिव लेते हैं आपको आपका चॉइसेस वाइड हो जाते हैं, सो दैट यू आर एबल टू टेक अ बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन देन जस्ट टेकिंग अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट योर थिंग वाज. सो मेंटरिंग इज जस्ट दैट. मेंटरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी सक्सेस. आप अभी भी सोचिए कोई बड़ी कंपनी होती है उसमें भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज इन सम वेज दे आर एडिंग एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव. करेक्ट. Similarly, in a startup's journey, when people add outsiders' perspectives, that is called mentoring.
These are more experienced So, people who are just giving their. can you tell us some accelerator program? Accelerator program is like, if I say Y Combinator is accelerator program, So right? Y Combinator has become the most successful or most widely known Yeah. accelerator program in the world, and they have now started looking at Indian entrepreneurs as well for the last several years. Several companies from India, Grow, Like Zepto, Zepto, etc., have gone from that program as well. But Correct. India में भी अगर देखो तो हर जगह पर अपने काफ़ी accelerator programs होते हैं. जैसे Indian Angel Network runs an accelerator program. India Accelerator runs one. We at Carrot Capital run an accelerator Okay. program Okay. as well. Accelerator program में थोड़ी फंडिंग और थोड़ी मेंटरिंग, और mentoring and funding are the two important components of any accelerator For program. correct. हर बिजनेस इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ एक्सेलरेटर प्रोग्राम होते हैं. Okay. इंक्यूबेटर प्रोग्राम उससे एक लेवल पहले होते हैं, वेयर पीपल आर कंसीविंग देयर आइडियाज एंड दैट आइडिया नीड्स टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ शेप एंड स्टफ लाइक दैट. और उसको पूरे वो इंक्यूबेटर प्रोग्राम थोड़े लंबे होते हैं, 1 साल 1.5 साल, कहीं कहीं 2 साल के भी हो जाएंगे, बट यूजुअली अबाउट अ ईयर और सो. Okay. एक्सेलरेटर प्रोग्राम टिपिकली 3 months 100 days. Okay. इंक्यूबेटर प्रोग्राम लिटिल लॉन्गर बिकॉज उसकी फाउंडेशन बिल्डिंग होती है, उसका थोड़ा सा उसको So like if anyone is starting up, कोई भी अगर नई कंपनी या नया बिजनेस भी है, नया आइडिया भी है, तो एक बार एक्सेलरेटर प्रोग्राम या इंक्यूबेटर प्रोग्राम में जाना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, मगर Okay. इट डिपेंड्स इन टर्म्स. आपको पता होना चाहिए कि आपको धंधे के बारे में क्या पता है क्या नहीं पता है. सपोज मैं एक किसी एरिया में बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं उस एरिया का डोमेन एक्सपर्ट हूँ, मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में और उस मार्केट के बारे में काफ़ी पता है, बट अगर मुझे मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशंस, इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो मुझे उस चीज़ों के लिए मेंटरिंग लेनी चाहिए. ऑन दी अदर हैंड आई कुड बी अ मार्केटिंग पर्सन और मुझे किसी नई इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ उस इंडस्ट्री का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो उस की मेंटरशिप लेनी चाहिए. सी बिकॉज एक्सेलरेटर एंटरप्रेन्योर्स इतने होंगे, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स इतने होंगे, तो सभी को उसमें चांस नहीं मिलेगा. फॉर्मल प्रोग्राम में जाए या ना जाए उसका उसका मायने नहीं रखता. मायने रखता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें मुझे पता है, क्या चीज़ें मुझे पता नहीं है, और क्या चीज़ें ऐसी है जो मुझे पता ही नहीं है कि पता नहीं है. सो जितने और एक्सपीरियंस लोगों से आप बातें करोगे, उनको क्वेश्चंस पूछेगे, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये आपने कैसे किया, वो आपने कैसे किया, आपको ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं. उन ज़्यादा पर्सपेक्टिव से आपके डिसीजन मेकिंग ज़्यादा रोबस्ट हो जाती है, या चॉइसेस आपके बढ़ जाते हैं, जिसमें से आप सही डिसीजन जो हो ले सकते हैं. मेंटरिंग का एक और भी फ़ायदा होता है. मेंटरिंग या फॉर्मल हो एक्सेलरेटर की तरफ, या किसी आप पहचान वाले से आप जाके बात करके पर्सपेक्टिव ले रहे हो, आप जब भी डिसीजंस ले रहे होते हैं, आपको वेट करने का, वो डिसीजन को थोड़ा सा वैलिडेट करने का चांस मिल जाता है. ऐसे नहीं है कि अगर 4 लोगों ने बताया कि यार ये मेरे को नहीं लगता ये डिसीजन सही है, आपको डिसीजन चेंज करना चाहिए. शायद चेंज करे, शायद ना चेंज करे, मगर बहुत लोग अगर आपको ना बोल रहे हैं, तो आपको एक बार पीछे जाके सोचना भी चाहिए कि क्यों ये लोग ना बोल रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप का ना एक पहलू ये भी है कि entrepreneurs typically are changing the status quo. So जो लोगों को नहीं दिखता वो ये अलग तरीके से देख रहे होते हैं. तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 लोगों ने 10 लोगों ने ना बोला तो आपको ये नहीं करना चाहिए. आपको मगर देखना चाहिए कि अगर ये क्या रीज़न है ना बोलने क्या का? रीजंस है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और अगर मैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को या सर्कमस्टेंसेस को अलग तरीके से देख रहा हूँ, तो क्या मुझे डिफरेंट करना चाहिए ताकि इसका आउटकम डिफरेंट हो, है ना. So usually entrepreneurs will do something which most people will believe is not a practical thing to do. Yeah, if you look at all the startups which are doing really great right now, तो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे. हाँ, बहुत काफ़ी सारे like if we आइडियाज़ talk about quick commerce also, किसी ने ऐसा बिलीव नहीं किया होगा कि ये हो सकता है. So that is what that is the power of entrepreneurship, right? Yeah. Entrepreneurship is about having conviction किसी चीज़ में कि ये ज़रूरी है. But at the end of the day, सौरभ, entrepreneurship और entrepreneur को सक्सेसफुल होने के लिए मेरे एक्सपीरियंस में एक पर्पस का होना ज़रूरी होता है. आपको इफ़ यू से कि यार इस एरिया में ना बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं वहाँ जाके कर लेता है, ये आजकल इसमें हवा चल रही है, इसमें ना कुछ मैं बिज़नेस बनाता हूँ एंड उसमें कुछ जाके नया उसमें फोड़ डालता हूँ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं. क्यों? बिकॉज किसी की जर्नी इस तरह से ऊपर नहीं जाती, ऊपर नीचे, वो हमेशा ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होते हैं.
अगर दिल से आवाज़ नहीं निकल रही होती है, वो जब भी ऊपर जा रहा है तब तक ठीक है, जब भी नीचे जा रहा है तो उसका उतनी टेनासिटी नहीं आएगी आपके अंदर कि उसको परसीव करो। और समटाइम्स जस्ट स्टेइंग थ्रू द कोर्स एंड फिगरिंग आउट हाउ टू ब्रेक द चैलेंजेस इज द पाथ टू सक्सेस। सो देयरफॉर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जब भी आप जाते हो तो आपको it is my view, I think it is very important to define what is it that is motivating you to do this, कि क्या आपका पर्पस है, क्या प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि इसको सॉल्व करना चाहिए, कि या क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में At the end, जिसको मतलब आपको लगता है इसके लिए एक कोई solution एक चाहिए। एम होना चाहिए, राइट? यू आर सेइंग दिस ओनली, इट हैज़ टू बी समथिंग दैट इज पैशन, मोटिवेटिंग, एम, पैशन, पैशन। करेक्ट करेक्ट। आपका पैशन अगर हो तो सो उस एरिया का आपको स्ट्राइव करने में थोड़ी सी मजा आती है, करेक्ट, अदरवाइज आप गिव अप कर देंगे। राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर। एक आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी देखा है, राइट? हम्म, और एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्टार्टअप्स के साथ भी काफ़ी क्लोजली काम किया है। हम्म। एक कॉर्पोरेट लीडर में और एक एंटरप्रेन्योर की सोच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखा? Being comfortable with unpredictable circumstances. Entrepreneurs are, at least in the early stages, everything is unpredictable. There is ambiguity in everything. There is change. आज ये strategy थी, कल market circumstances के हिसाब से आपको थोड़ा सा change करना। Corporate world में typically leaders or middle management or leaders, their role is to replicate what has proven to be successful. ओके। And there is therefore the whole aspect about operational excellence. In the startup world, in the initial phases, you are discovering what will work, and therefore your DNA is about experimentation, and experimentation by design means that you have to be comfortable with things that will fail, try again, and then be able to sort of figure out over a period of time what is that playbook that will work out well. The ability to live with ambiguity, the ability to deal with the unpredictable, and the ability to foresee what could be and course correct. करेक्ट। That is a very important trait of not just an entrepreneur, but अगर आप entrepreneur हो, early team members आप जो लेके आएंगे, आपको ये टेस्ट करना है कि are they comfortable with Ups and downs. a little bit of unpredictability, a little bit Unpredictability, of adjustment, a little bit of reiterations So we and can stuff say like that. like corporates are little stubborn, और जो already हो चुका है। नहीं, stubborn की I won't use the word stubborn. Okay. That is, see again, the business में अलग अलग phases होते हैं। एक होता है तो discover what will work, then creating a playbook for that success, and then उसके बाद it is about So we can replicating. say that they want to play safe, corporates. नहीं, but वो it's not, no, I would not go to saying that they want to play safe. Okay. At that stage of the business, the operational team's role is to take what has been successful at one level to a next level of success. Okay. The management of the company, however, the management of the corporate, however, need not play safe, in the sense, while the one aspect of the business and the one that they are scaling up can keep on moving well, the management has to always look out for new opportunities, new ways, figure out how to deal with the changing market dynamics. आपने अभी क्विक कॉमर्स की बात की थी। क्विक कॉमर्स आने से FMCG कंपनीज के ट्रेडिशनल या कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स को किस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है, वो मैनेजमेंट की सोच होनी चाहिए टू फिगर आउट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट। बट till that model is figured out, the person who is responsible for the current distribution, their role is to, if their role is to really do distribution well, they have to do it in the current process, in the model that is being done, till a new experiment becomes successful. And that needs to be then implemented in the organization. So it's not that large corporates are stubborn or they are risk averse, etc. They're very solid companies. Exactly. Some of them will do their businesses extremely well, and at the same time they will create new possibilities. Right. So I have this question, जब कोई इन्वेस्टर या VC किसी अर्ली स्टेज फाउंडर में इन्वेस्ट करता है तो वो सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं? आपको पहले VC का या इन्वेस्टर का बिजनेस मॉडल समझ, VCs क्या करते हैं या कोई भी इन्वेस्टर, तीन अलग अलग तरह के होंगे इन्वेस्टर। दे विल बी अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, जैसे एंजल इन्वेस्टर हो गए, दैट इज इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी और अदर इंडिविजुअल्स हु माइट वांट टू पुट मनी इन अ स्टार्टअप। ये आपके दोस्त या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इट कुड बी एंजल इन्वेस्टर्स हु आर
और इंडिविजुअल्स वर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप, करेक्ट, वो छोटे पैसे लगाते छोटे हैं और कलेक्टिवली बहुत लोगों के छोटे छोटे 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख के कंट्रीब्यूशन से एक किटी बन जाती है, वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद आता है accelerators, incubators, या seed stage, early stage VCs that could Okay. put in anywhere from say 50 lakhs to 2 3 4 crores. और उसके बाद आता है early stage VCs या venture capital जो formal organized प्ले होता है, वह 5 करोड़ से 50 करोड़ तक या 30 40 करोड़ तक डाल सकते हैं। बट इन तीनों का बिजनेस मॉडल तो एक ही होता है, विच इज दे पुट मनी इन द कंपनी एंड व्हाट डू दे गेट? इक्विटी। Equity, right. उनके उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। बट शेयर्स खरीद के किसी के पैसे नहीं बनते। पैसे कभी बनते हैं? शेयर्स जब भी आप बेचोगे। करेक्ट। सो पहला आउटलुक किसी और किसी कंसिडरेशन पहले किसी भी इन्वेस्टर का या इंडिविजुअल लेवल पे छोटे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या बड़े लेवल पे वेंचर कैपिटल डाल रहा हूँ कि क्या मैं इस कंपनी में पैसे डाल के जब ये शेयर खरीदूंगा, क्या 3 4 5 10 साल में मेरे को इस कंपनी से शेयर्स बेच के काफ़ी पैसे बनाने के चांसेस है? दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। अगर वो एग्जिट की पॉसिबिलिटी, मतलब शेयर्स बेचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। ओके ना। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अभी जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या मुझे चाहिए, कि अगर मुझे आगे जाके शेयर अगर बेचने हैं एट अ हायर वैल्यू देन मैंने जिस वैल्यू पे खरीदे थे, कि क्या इस मार्केट में जो एंटरप्रेन्योर जो खेल रहा है इसकी साइज काफ़ी बड़ी है जहाँ इसको ग्रो करने का चांसेस है, तो दैट विल बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, कि इसकी क्या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऐसी है जिसमें इस एंटरप्रेन्योर को एक रीजनेबल पोजीशन बनाने का स्कोप हो। अगर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहा हो जिसके अंदर ऑलरेडी 50 लोग खेल रहे हैं, तो क्या ही ज़्यादा कर लेंगे? या तो कर लेंगे तो भी बहुत एक्सपेंसिव तरीके से मार्केटिंग में पैसे ज़्यादा डाल के करने पड़ेंगे। क्या इसका बिजनेस मॉडल सही है जिसके अंदर से प्रॉफिटेबिलिटी आ सके? क्या प्रोडक्ट ठीक है, एक्सेप्ट ऑल ऑफ दीज 3 4 थिंग आर रीजंस फॉर यू टू कंसिडर इन्वेस्टिंग। Okay. But the only reason why you will invest is if you, I mean, after all of these being okay, the only reason you will invest is if you feel that ये entrepreneur या ये entrepreneurial टीम ऐसी है जिसके ऊपर मैं बेट ले सकूँ। क्या इस टीम के अंदर कन्विक्शन है? क्या इस टीम के अंदर पैशन है? क्या इस टीम के अंदर टेनासिटी है? क्या, देखो अच्छे समय में तो सभी चल जाएंगे, क्या ये रफ पैचेस जो है ये डील कर पाएंगे? सो प्रेजेंटेशन वगैरह या एक्सेल शीट देख के कोई इन्वेस्ट नहीं करता। एक्सेल शीट देख के आपको कॉन्फिडेंस आता है कि इनको इतना पैशन है कि इन्होंने डिटेल में गया। जब भी एक एक्सेल शीट देख रहे हैं ना, आपको नंबर्स से इतना, एटलीस्ट यू नो मोर एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर्स होता है, नंबर्स का कोई ज़्यादा इतना मायने नहीं लगता एक्सेल शीट में, जितने उसकी जो डिटेलिंग हुई होती है कि क्या सोच है इसके ऊपर, क्या अजम्पशंस है, क्या इन्होंने क्या इनको बिजनेस के जितने डायनामिक्स है वो सारे पता है कि नहीं। ये एक्सेल शीट की डिटेलिंग, उसके हमको इनसाइट्स मिल जाते हैं कि फाउंडर को ये बिजनेस के बारे में कितनी समझ है। मतलब आई वुड से आप यही कह रहे हो कि एट द एंड फाउंडर का थॉट प्रोसेस, फाउंडर का विजन, फाउंडर की रेजिलेंस देखी जाती है। एम आई राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली। सारी चीज़ें तो आप देखोगे ही, बट एट द एंड जो डिसीजन है वो फाउंडर पे डिपेंड करता है कि फाउंडर कितना सॉलिड है। फाउंडर कितना सॉलिड, बिकॉज देखो एक स्टार्टअप वर्ल्ड में सेइंग है कि अगर फाउंडर सही है तो गलत प्लान को भी हम आगे जाके ना ठीक ठाक कर ही लें। अच्छा, अगर प्लान सही है मगर फाउंडर सही नहीं है तो कुछ आप ज़्यादा उसका कुछ कर नहीं कर सकते। सकते। तो कई बार और ऐसे नहीं है कि एक्सपीरियंस काउंट्स, मतलब ऐसे नहीं कि इसको 10 साल का एक्सपीरियंस, इसको 2 साल का, तो ये 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला फाउंडर जाता है, नहीं। इट इज़ अबाउट किसको उस धंधे की समझ है और किसको इस एरिया का ज़्यादा पैशन है, और वो पूरी टीम में पैशन होना ज़रूरी है, टीम का अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। एंड डोंट यू थिंक धंधे की समझ एक एक्सपीरियंस के बाद आएगी? नहीं, धंधे का एक्सपीरियंस 8 10 साल अगर आपने काम किया हो तो क्या क्या होता है उसके न्यूआंसेस आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होंगे। आप जेप्टो के फाउंडर्स को ही देख लीजिए, यंग किड्स, बट व्हेन दे टॉक बिजनेस। यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी ये एक अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, आप जब भी स्टार्टअप बनाते हो आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, प्रोडक्ट तो आप कोई ना कोई बना लोगे। और आप देखिए सौरभ, टेक एनी 100 कंपनीज दैट हैव फेल्ड, कोई आपको एक कंपनी नहीं मिलेगी जो फेल होगी बिकॉज प्रोडक्ट उसका खराब। प्रोडक्ट आज ठीक नहीं होगा तो कल आगे जाके ठीक हो ही जाता है। यूजुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, मार्केट की कंडीशंस रेडी नहीं थी,
या बिजनेस मॉडल ठीक नहीं था, प्राइसिंग ठीक नहीं था, कि कॉस्टिंग ठीक नहीं थी, कि ऑपरेशंस ठीक नहीं थी, या कस्टमर सपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं था। अलग 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 चीज़ें होती है, या फाउंडर्स के बीच में वो ट्यूनिंग, राइट। ट्यूनिंग ठीक नहीं थी एंड स्टफ। सो ये सब सारी चीज़ें, वो रीज़न वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज सो चैलेंजिंग इज बिकॉज वो ठीक होने के लिए 20 चीज़ें एक साथ काम सिंक्रोनाइज वे में काम करनी चाहिए, और फेल होने के लिए उसमें से एक चीज़ अगर एक ठीक ना चीज हो। भी नहीं है वो तो फेल हो जाती है। सपोज इफ आई एम एन फाउंडर और मैंने अपना प्रोडक्ट वैलिडेट कर लिया है और मुझे ट्रैक्शन भी मिल गया है, तो मुझे फंड रेज करने के लिए कब सोचना चाहिए, या और क्लैरिटी के लिए वेट करना चाहिए? नहीं, देखिए, फंडिंग के लिए आपको तभी जाना चाहिए जब भी आपको फंडिंग की ज़रूरत है। हम्म हो सकता है कि भी आपके जब भी आइडिया स्टेज पे हो तभी आपको आइडिया फंडिंग की ज़रूरत हो, कि मेरे पास पैसे ही नहीं है कि आगे इस आइडिया को आगे ले जाऊँ, या आपके पास पैसे थे, आपने कुछ उस आइडिया से कुछ कुछ प्रोटोटाइप किया मार्केट में, कि कुछ वैलिडेट किया। Any point of time where you feel that you need more money than you currently have or will be able to get from your internal or external resources, at that point of time you should seek money if you have the conviction of doing that. बट किन से पैसे लेंगे और कौन उस स्टेज पे पैसे डालेगा, उसमें बहुत फ़र्क लगता है। एक आइडिया स्टेज पे अगर आपके पास कन्विक्शन है, कमिटमेंट है, उस डोमेन की अंडरस्टैंडिंग है, इट विल बी हार्ड, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू रेज मनी इवन एट एन आइडिया स्टेज। ओके। ना कहाँ से लेंगे? मे बी इट विल बी फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, मे बी इट विल बी फ्रॉम अ वेरी एंजल अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, एंजल राइट। इन्वेस्टर नेटवर्क्स एंड ऑल। डिफरेंस ये होगा कि जब भी आपके पास कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, तभी एक एंजल इन्वेस्टर या एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क को आपके स्टार्टअप में, आपके बिजनेस में पैसे डालने का थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट अगर नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी पावरफुल है, आपकी when you exude the confidence to people, some people might be willing to take that risk. मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कोई एक बिज़नेस करना है और आपको पता है कि इस बिज़नेस करने के लिए मेरे को फर्स्ट 1 साल के लिए अबाउट 50 लाख रुपए चाहिए, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके, इन मेनी केसेस दैट इज a reasonable amount to get that business from a concept to an something that could be tested in in the market. Not all, but some business, a lot of these businesses can, that much money is more than enough. ओके। बट आपको पहले दिन पे 50 लाख नहीं चाहिए, मे बी टू क्रिएट दैट प्रोटोटाइप 5 लाख चाहिए। सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गो टू एन एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, इफ यू गिव देम द कॉन्फिडेंस that this is something that you can pull off, and say, look, for putting this prototype up, I need 5 lakh rupees. I think it will be possible for you to raise that money. Okay. In many cases, even if that is not possible, if you were to say कि I need to raise 5 to 10 lakh rupees कि इसका प्रोटोटाइप बनाना है और मार्केट में थोड़े टेस्टिंग के लिए 7-8 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत है, 10 तक रेस करता हूँ ना। एक आदमी से अगर 10 लाख मांगने जाओगे तो शायद मुश्किल होगी, बट क्या आप 10 दोस्तों के पास जाके 50-50 लाख 50,000 मांग सकते हो? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। सो there are ways in which you can raise the money. The short answer to the question that you had asked is, there is no right or wrong time to ask for money. Whenever you need the money, and if you have a concept that you believe is powerful and you have the commitment and the conviction to do that, at that point of time, seek the money. The right question is, whom should you seek the money from? When you have nothing, you seek it from people who will have some From emotional your friends, relatives, like angel investors, right? or even angel investor networks that will formally invest into those companies. And by the way, in many of the tier 2 cities in India, there are groups of people that are coming together and putting together small amounts of money. Just yesterday, in Nagpur, I heard about an initiative that we are now also getting associated with, where a group of industrialists from that, or business people from Nagpur, have come together and created a network, and they are in the presence of Nitin Gadkari on the 30th of this month. They are giving the first check of 25 lakh rupees collectively put together by a group of people to the startup. वैसे ही आप कोयम्बतूर में जाओ तो नेटिव लीड एंजल, या त्रिची में, वहाँ पर नेटिव लीड्स करके, वहाँ पर लोकल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन जो है वो छोटे छोटे पूल करके और दे देते हैं, राइट? करेक्ट। हर सिटीज में ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं। काफ़ी सिटीज़ में आप टियर 2 सिटीज़ में देखेंगे तो काफ़ी लोग बन रहे हैं। उनको लोकल बिजनेसेस मगर मिल नहीं रहे अभी भी। वो एंजल प्लेटफॉर्म्स पे या दिल्ली, बैंगलोर, गुड़गांव में ढूंढते रहते हैं स्टार्टअप्स इन्वेस्ट करने के लिए। तो छोटे शहरों में नहीं मालूम है, टियर 2 टियर 3 में पीपल आर नॉट अवेयर कि इस तरीके के ग्रुप्स है
जो इन्वेस्ट करेंगे। बन रहे हैं। सो ये आपने अच्छा पॉइंट पिकअप किया कि जिनको इंटरेस्ट है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए और जिनको स्टार्टअप बनाने में स्टार्टअप स्टार्ट करने में इंटरेस्ट है, इन दोनों की डिस्कवरी का थोड़ा सा चैलेंज है। एंड देयरफॉर forums like yours, when you start going to smaller towns and then exposing some of these networks to each other, that will be a big nation building step. आई बिलीव टियर 2 टियर 3 में जो फैमिली बिजनेसेस ग्रुप्स है, पीपल आर नॉट श्योर कि कितने दिन चल पाएगा ये स्टार्टअप, और ये अगर कोई इन्वेस्ट करते भी है तो ये सोच लेते हैं कि ठीक है ये डाल दिया है, बट डोंट थिंक अबाउट रिटर्न फ्रॉम दैट मनी। डू यू थिंक दैट No, that is not the right way to think Okay. about it. But you're right in the sense because a lot of people don't understand the way this game is played. They may have that perception. Also, because media में थोड़ी हवा भी उस तरह की हो चुकी है. Media reports in extremes, right? So either people who have become massively successful or have failed massively are the ones that. But those are extremes. Middle में there are enough strong businesses, there are enough reasonably profitable businesses etc. that are getting done and built. But those are boring stories, normal stories है, वो किसी को उसमें interest नहीं होता. But there is a lot of good work happening, without which the startup ecosystem would not have survived. But in tier 2 cities में या wherever, if there are groups of people who want to invest in startups, उनको सोचना चाहिए कि investing in startups is just like investing in the stock market. The dynamics are the same. You put money, you buy shares, you sell shares and you make money. Public market में आपको ट्रांजैक्शन फटाफट हो जाता है. प्राइवेट मार्केट में मतलब जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो आपको एग्जिट के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं हो पेशेंस एंड बिकॉज इट इज अ प्राइवेटली ट्रेडेड थिंग, यू हैव टू फिगर आउट आपको कहाँ बेच पाएंगे, और जर्नी लंबी होती है 3 4 5 6 साल के बाद उसके आपके पैसे निकलेंगे. बट स्टार्टअप्स कितने चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, दैट इज द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री. स्टार्टअप इज एन एक्सपेरिमेंट दैट इज ट्राइंग टू फाइंड अ वैलिडेटेड or a business model that can be scaled up. So therefore what you're investing in is a set of experiments, some of which will work massively, some of which will not work massively, but it is not in terms of ये fail हो गया. ये experiments कर रहे थे. Experiment by definition is an attempt at figuring out what will work and what will not work. So किसी को अगर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है तो 1 या 2 में इन्वेस्ट करके पैसे बनने के चांसेस शायद है शायद नहीं है. इट्स लाइक अ बाइनरी रिस्क. स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करना है तो 2 या 3 साल में एक 10 स्टार्टअप का पोर्टफोलियो बना दीजिए. छोटे छोटे इफ you have say for example 2 crores kept aside for investing in startup, I'm just taking, put 20 lakhs in 10 companies or 10 lakhs in 20 companies and stuff, and understanding very well that some of these companies will, though some of these experiments will not work out and you will lose your money, but where you make the money, those or with the ones that succeed, the outcomes will be so high that blended return आपका वो portfolio के ऊपर will be higher than what you would otherwise make in other asset classes. So like what is the percentage? आप देखिए हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये इसके अंदर से. बाय एंड लार्ज डिपेंड्स, इट्स नॉट एज इफ कि किसी का गारंटीड कुछ पैटर्न होगा, बट बाय एंड लार्ज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स in investing in a portfolio of startups is higher than what you would get from mutual funds, significantly higher than what you would get in mutual funds. It has to be looked at like an asset class. It has to be invested in thoughtfully, and you have to have a portfolio. हाँ मतलब आप if you are investing, तो अगर suppose आपके पास 1 करोड़ रुपीस है तो आप 3 स्टार्टअप में, ऐसा नहीं कि 3 में आप इन्वेस्ट कर दो, आप रेदर देन 10 से 15 एक पोर्टफोलियो बनाओ एंड इन्वेस्ट मिनिमम अमाउंट. That is correct. राइट. That is कि correct. अगर सपोज 10 फेल भी होते हैं या 11 फेल होते हैं, बट वो जो एक चलेगा वो सबका रिटर्न मेरे को दे देगा. बिकॉज आपको सोचना चाहिए कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग विच इज़ वेरी छोटे अमाउंट का मायने रखता है. अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्टिंग इन एक्सपेरिमेंट्स. आप उसको कंपनी सोच के जाओगे और अरे यार ये तो स्टार्टअप से सारी कंपनीज फेल हो. स्टार्टअप कंपनी नहीं है अभी तक. स्टार्टअप इज एन अटेम्प्ट एट फाइंडिंग अ बिजनेस मॉडल दैट विल वर्क एंड later on that can be scaled. Right. What are experiments at the end of the day? Experiments are having a set of assumptions, testing those assumptions. Sometimes those assumptions will play out right. Sometimes those assumptions Some will work out, some won't. Right. Will not work. Correct. So as we are talking about funding, we keep hearing about this term seed, series A, series B funding round. इनको explain करिए आप कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स की क्या होती है. सो इसका एक एनालॉजी मैं देता हूँ. प्ले स्कूल, केजी स्कूल, सीनियर स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन, अलग अलग स्टेजेस होते हैं. ऑल ऑफ देम आर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन. what you
what happens in a play school or a kindergarten, Hmm. आपको थोड़े foundational aspects समझ आते हैं, उसके बाद थोड़ा आपका और नॉलेज एक्सपैंड Deeper होता है, expand. फिर कहीं जाके थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन होता है, कहीं जाके किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप डीप डाइव करते हो, और यू नो देन यू बिकम यू नो सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट इन दैट. Right. सिमिलरली एक हर बिजनेस की जर्नी में अलग अलग स्टेप्स होते हैं. पहले स्टेप में तो कॉन्सेप्ट वैलिडेशन, सेकंड स्टेप में कॉन्सेप्ट को मार्केट में थोड़ा सा टेस्ट करना, सेकंड स्टेज में जो अगर कॉन्सेप्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसको किस तरह से ऑपरेशनलाइज करना है, उसके बारे में थोड़े से प्रोसेसेस वगैरह करने. पहले थोड़ा जुगाड़ू कर तरीके से करते थे, फिर थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड करते हैं, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना. सो ये जो जर्नी होती है, जिस स्टेजेस में अलग अलग स्टेजेस की जर्नी होती है, इन अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट. Participate कर. Much like a KG teacher's, role is very different, and a college professor's role is very different. Both of them are extremely important in your life, Correct. and both of them are equally qualified and respected individuals. But what they do is create the foundations, which somebody else does is get you the expertise in a particular domain. Similarly, when you're at an idea stage or a concept stage or a prototype stage, the investors, the kind of investors that will come in will be angel investors, seed stage investors, अलग अलग type के नाम होते हैं, but these will be people who will invest in the early stages. Early of stage. the company. उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल लगता है, तो नेक्स्ट वाला जो राउंड का कैपिटल होता है 2, 5, 10, 20 करोड़ वाला, उसको सीरीज ए Series वाले A इन्वेस्टर, बोलते हैं. सीड Okay. इन्वेस्टर, सीड स्टेज या सीरीज ए वाले इन्वेस्टर्स होंगे. और उसके बाद जितने आप राउंड करते हो तो अल्फ़ाबेटिकली उसके नंबर्स बढ़ते जाते हैं. Okay. हर राउंड के साथ उसकी क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हायर होती बढ़ती जाती है. बढ़ती जाती है. और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनका रेशियो कम होता जाता उनका शेयर होल्डिंग कम कम होती हो जाती है, या वो एग्जिट भी कर है. जाता है. Exit भी कर. बिकॉज इन्वेस्टर इन अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट इसीलिए करता है कि मैंने शेयर्स खरीदे, और एट सम स्टेज कोई अगला वाला इन्वेस्टर जो होगा वो जो मेरे खरीदेगा. शेयर्स खरीदेगा, हम्म. बिकॉज वो कंपनी की ग्रोथ हो Growth चुकी है हो और हायर वैल्यू पे इन्वेस्टर आ रहा है, तो वहाँ पर मेरे शेयर्स में बेच के मैं आई विल बी एबल टू मेक. दैट इज हाउ द गेम इज. Let's say a founder does raise a successful round. क्या उसके बाद उसकी जर्नी आसान हो जाती है या और डिफिकल्ट और हार्ड हो जाती सी आसान तो कभी बिजनेस में नहीं. कभी होगा नहीं. इट इज़ अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वेदर यू एंजॉय द जर्नी. अगर आपको, इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस इन एन एरिया ऑफ योर पैशन, आपको आसानी होगा हमेशा. आसान इन द सेंस यू विल एंजॉय द जर्नी, दो इट विल बी चैलेंजिंग, there will be challenges, but the motivation that you have in addressing those challenges, solving the challenges that you will have, and then figuring out how. See, entrepreneurship kya hai? Entrepreneurship at the end of the day is about orchestrating the resources that will be required for doing something and putting that out in that market and making a successful business out of it. Concept level पे, idea level पे भी prototype करने में challenges है. Hard तो तभी भी था. अब जब भी 100 करोड़ की कंपनी बनोगे, 100 से 500 जाने के लिए भी there will be different kinds of challenges. Right. And all that. And I keep on telling all entrepreneurs or all individuals that at the end of the day, you have to take, or you have to make choices on what gives you joy. Because if you are in an area that is making you happy, which you are passionate about, वो challenges hard नहीं लगते. वो Those hard challenges become something that you will address. We can say it's just a part of life और वो ठीक है चल रहा है. And If you are having fun of doing something तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. डिफिकल्ट होगा तो भी यू विल एंजॉय द जर्नी, एंड उसमें विन करने के लिए, उसके वो चैलेंजेस को ओवरकम करने का जो जॉय होता है, दैट इज ऑफ अ वेरी डिफरेंट नेचर. What common mistake startup makes while scaling too fast? Often entrepreneurs are not familiar with what it takes to build a business and to scale a business. उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक लेवल के बिजनेस को दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए, वो अलग अलग उसके डायनेमिक्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है. एंड ऑफन यंगर entrepreneurs who may not have the experience of working in companies, etc., don't have an understanding of the challenges that they will encounter, and therefore the resources that they require in managing the operations. And it is usually, I've seen the inability to handle these operations at scale is what causes the problems or the friction. And therefore, I always advise entrepreneurs that they should talk to people who build larger companies, who they should get people as advisors, mentors, etc., and constantly build the foundation that will help them scale. Getting
organized with processes, getting organized with MISs, having a very clear understanding of what matrices to measure, etc., are the traits of an entrepreneur that eventually will be able to scale. And often, when we look at early stage entrepreneurs as well, because हम early stages में invest करते हैं, scaling की तो बाद में बात आएगी, but हमारे लिए भी वो ज़रूरी होता है to understand कि entrepreneur scale कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि अगर वो एंटरप्रेन्योर नेक्स्ट राउंड के इन्वेस्टर्स को अगर कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा कि मैं स्केल कर पाऊंगा, तो उसको फंडिंग वहीं की रुक जाएगी, फिर हमारे इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं। तो हम कैसे जानते हैं उसको? तो व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, क्या मैट्रिक्स है कि जिसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, क्या प्रोसेसेस है जिसको वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि उसको वो फाइंड एट इनिशियल स्टेजेस दे माइट नॉट बी डूइंग प्रोसेस, जुगाड़ू तरीके से कर रहे होंगे, बट जो एटीट्यूड होता है, जो माइंडसेट होता है, जो डीएनए होता है कि प्रोसेस ओरिएंटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, इट इज क्वाइट ओके। इफ द एंटरप्रेन्योर इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे माइट बी अ मोर क्रिएटिव पर्सन, जुगाड़ू पर्सन, बट एटलीस्ट इफ दे रिकॉग्नाइज दैट दे रिक्वायर देयरफॉर somebody, either a professional who will come in as an employee or a co-founder who will come in to support that. So जो अवेयरनेस होती है कि बिजनेस चलाने के लिए कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो प्रोसेस ड्राइव करने के लिए जो माइंडसेट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। डोंट यू थिंक कि हर स्टार्टअप इनिशियली जुगाड़ से ही चालू होता है? हाँ, वो वैसे ही करना चाहिए। द इनिशियल फेजेस हैज़ टू बी वेरी जुगाड़ू, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बीइंग निम्बल, यू आर डूइंग दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं इस मार्केट में ले जाता, अच्छे इस मार्केट में नहीं चला, इस मार्केट में ट्राई करता हूँ, ये कस्टमर सेगमेंट नहीं चला, इधर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ये प्राइस पॉइंट नहीं चली, ये ट्राई करता हूँ, ये मार्केटिंग वाला प्लान नहीं चला, ये ट्राई करता हूँ। सो दैट निम्बलनेस विल ओनली कम through jugaad. But as the business starts becoming more mature, it is very important to make the transition from a jugaad, I'll do whatever it takes, to I will figure out the processes so that it can be replicable. What is process? A process is something that has predictability and that can be scaled up over a period of time with additional resources coming in. So suppose I have started something, थोड़ी growth भी हुई, बड़ा भी बन गया, but एक stagnant point आ गया, अब दिख रहा है कि अब growth नहीं हो सकती है और अब इसको बड़ा ज़्यादा नहीं करा जा सकता और अब investment भी नहीं मिल रहा है, तो पिवट करना कब ज़रूरी है, और फाउंडर्स कैसे समझे कि ये आइडिया या मार्केट फिट नहीं है? इसमें ना कोई राइट रॉन्ग नहीं होता। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू टेक अ गट फील कॉल, यू विल हैव टू टेक अ कॉल। सी, there is no right or wrong decision. Strategy is not about saying ये सही strategy. Strategy is the art of making a choice between all the various right options that are there. Now you could say that let me give up because ये जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया, and that could be the right decision as well. You cut your losses and move back, saying that कि मैंने इस मार्केट के बारे में ये assumptions की थी, यहाँ तक चल गया, but आगे से मेरी assumptions fail हो रही है for whatever reason. You could, one way to say is that I will cut off. The other way to do it is saying that if I need to persevere into this, I believe that the market still has potential, but market development needs to be done, or something else needs to be done, or I need to pivot to a different segment, or I need to pivot to a different business model, or I need to pivot to a different geography, or whatever that pivot would be. At any point of time when you see the resistance which is challenging any previous assumptions that you have made, pivot is what? Saying that मैंने कुछ assumptions किए थे, कुछ plans किए थे based on those assumptions. At some point of time I feel there is a need to change that. Right. The sexy word for that in the startup world is pivot. But basically what you are doing is you are making an adjustment in the plans that you had made and going. In some cases it will be a product change, in some cases it will be a business model change, in some cases it could be a marketing change, it could be a team change, it could be a pricing change, it could be whatever. So we have talked about funding, we have talked about investor perspective, we have talked about founders perspective. So we keep hearing this word entry and exit strategy, right? Founders के लिए exit strategy कितनी important? See, exit strategy को ना थोड़ा misunderstand किया जाता है. Exit does not mean कि founder exit करे. एग्जिट मतलब, yeah, that's what I wanted to ask, right? शायद मैंने पहले भी बताया था, स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स खरीदते हैं, बट खरीदने से आपके पैसे नहीं बनते. आपके पैसे तभी बनते हैं जब भी आप उसको सेल कर सकते हो. उस शेयर के सेलिंग को एग्जिट बोलते हैं. पब्लिक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप एक्सचेंज में डाल दो, आपके शेयर्स बिक जाते हैं. प्राइवेट मार्केट में, स्टार्टअप में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि
क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा मेरे शेयर्स करे मेरे। ज़रूरी नहीं है कि पूरे कंपनी को अक्वायर करके फाउंडर्स की भी इक्विटी चली जाए, है ना। इन सम केसेस दैट में हैपन एज वेल, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी के साथ मर्जर हो सकता है, और या बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन फाउंडर्स की भी इक्विटी कोई खरीद ले एंड स्टफ। बट फाउंडर्स को एग्जिट करने का सोचना चाहिए। फाउंडर्स को इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने का सोचना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को Absolutely कैसे right, हाँ, एग्जिट मिलेगा, बिकॉज अदरवाइज वो तो हो ही नहीं सकता ना। अगर Correct. एग्जिट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। करेक्ट। शेयर्स खरीदने से तो, इन्वेस्ट करने से और इक्विटी लेने से तो किसी के पैसे बनने वाले बनते नहीं नहीं है। पैसे तभी बनेंगे जिस वेदर जब जो एंजल खरीदा है उसको इन्वेस्टर है बेचोगे। या सीड इन्वेस्टर है या सीरीज ए बी सी डी इन्वेस्टर है, कि जब तक वो एग्जिट नहीं कर पाता और जब तक अपने वो शेयर्स इन्वेस्टर नहीं बेच पाता, उसको कोई इन्वेस्ट करने में मतलब है नहीं। एंड देयरफॉर even if the founder does not have a deep understanding, they have to figure out that what does that possibility look like. A lot of तीन ही possibilities हो सकती है, कोई acquire करे कंपनी को, या नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टर एग्जिट करे, या आईपीओ करे। जो Correct. बायबैक होता है कि मैं ये बायबैक करूँ, उसमें ज़्यादा पैसे बनने वाले हैं नहीं, सो दैट्स द वर्स्ट ऑफ द ऑप्शंस। सो बट अर्ली स्टेजेस एंटरप्रेन्योर को ना इतने इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज़ द इन्वेस्टर्स रोल एज वेल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ, इफ आई इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस, what is the possibility that I will be able to sell it to, and They whom need to will I think get? about exit. Founders don't need to think about exit. Yeah, I mean, founders need to think about it, but they don't necessarily have to be an expert at understanding what my exit strategy, etc. could be. It is more the need of the So, investor. According to you, आज के इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर कौन सा है? हर सेक्टर में देखिए, इंडिया में आप देखेंगे तो वी आर अ कंट्री दैट इज गोइंग फ्रॉम अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी टू अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड वी आर अ यूनिक कंट्री इन द सेंस सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर एज डेवलप्ड एज अ यूएस और यूरोप वुड बी, सम विल बी as underdeveloped as, say, for example, poorer parts of Africa and stuff like that, and we have everything in between. And therefore, anything that is optimizing any of the problem areas that we have are important, are areas with large opportunities. Infrastructurally, आप देखें तो whether it is things like education, healthcare, core infrastructure like roads and bridges and electricity and all of that, anything that is there in those sectors, anything that is building capacity in those sectors, certainly will have ability. So we were talking about mentorship, right? जब एक फाउंडर या एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन एक मेंटर ढूंढता है तो वो किस तरीके के मेंटर को उसको ढूंढना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे ख्याल से जहाँ पर केमिस्ट्री मैच होती है वो दैट इज़ द राइट मेंटर, नॉट नेसेसरली डेजिग्नेशंस देख के, सीनियोरिटी देख के, या सक्सेस देख के किसी मेंटर को चूज़ नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे, ऑफ कोर्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई पीपल हु विल ब्रिंग इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, बट इन माय व्यू अ मेंटर्स रोल, मेंटर और कंसल्टेंट में बहुत फ़र्क होता है यार, एडवाइज़र में बहुत फ़र्क होता है। मेंटर का रोल सिर्फ functional advice देना नहीं है। mentor is somebody who's like a sounding board. In some ways, when the chips are down, the mentor's role could also be to provide emotional support, to be able to give confidence, to hear the founder's angst and frustrations out, and to be able to provide a perspective. But the mentor's role is also to give various perspectives to people and to really be a co-creator in that journey. Yeah, right. At the first level itself, entrepreneurs should understand कि मुझे ये बिजनेस जो बिल्ड करना है, जो करंट स्टेज में हो, उसके नेक्स्ट स्टेज में लेके जाने के लिए क्या मुझे पता है और कौन सी एरियाज है जिसमें मुझे कुछ भी पता नहीं है। सपोज से फॉर एग्जांपल मैं डोमेन एक्सपर्ट हूँ, टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, बट मुझे फाइनेंस और मार्केटिंग का कुछ भी नहीं पता। In which case, would it not be better for me to find a mentor in those areas rather than finding somebody in that? Yes, in that, somebody with a great experience, somebody with a great track record, etc., would be a good person. To that filter, the first thing that you should look for is saying that, does this person respect me? Does this person have the same excitement about my product? Is he a teacher in his mind, or is he going to dictate a solution? A mentor's role is to provide the possibilities rather than saying ye karo. It is for the entrepreneur to the role of a mentor is like a coach to help the entrepreneur find the solution and give them experience perspectives so that it opens up their minds to various possibilities rather than giving them the direction or the solution and doing that. At the end, like the mentor should be available for you emotionally
mentally, Correct. your business in Correct. every situation, Yes. right? He Correct. should be there always. Correct. And it is okay that, there might be some people whom you go for 1 or 2 sessions to understand from them, and that's okay. You don't need, I mean, they are mentoring you in that sense, but they are not the mentor Hmm. in in that sense. Got it. It's like, there could be some subject matter experts Hmm. with whom you consult, and they may do it because they know you or because somebody Hmm. has done it, made the introduction, etc., as well. But they may not be long-term mentors. They may have, say, for example, if I don't understand finance, I can meet the CFO of my friend's company, and that person might give me, He can help me. he can Yeah. help me understand that. But he need not be a long-term mentor, emotionally involved. He's excited because he's finds what I'm doing interesting. He's willing to share his knowledge and stuff. But that's okay. A mentor who is somebody who is aligned with what you're doing, is wanting to share the excitement of, helping you scale up that company. He's seeing joy in your success. He's willing to, brainstorm, toss ideas with you and stuff like that. Therefore, that sort of that chemistry between you and the Chemistry mentor should be there. uh, Right. has to be tremendous amount of mutual respect. Correct. And the mentor need not necessarily be a senior person. I mean, for example, if I need, say, for example, to understand social media, I don't need a senior mentor. Maybe a Yeah. 22-year-old Correct. with great interest in social media could be, yeah, look, why don't you come, let's have lunch every Saturday and you teach me about social media. Yeah. Now that's mentoring in a different way. Right. Correct. Correct. Absolutely right. So I have this question. With the rise of quick commerce, do you feel that we are in a phase of sustainable innovation? We are in the phase of sustainable, innovation has to be in the DNA of any organ, not just because of quick commerce or this and that. Across any industry that you do, the dynamics of the market are changing so fast that if you don't have innovation as a part of the DNA, it will be very hard for you to succeed. It will be very hard for you Survive. to survive as well. Now, why is that so? Because about 10 years ago, there was predictability and sameness in how the market behaved. Say, if you had a consumer product, you would, go offline distribution. जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ थी, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट, ये वो डिमांड जनरेट किया, ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग. ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स को अगर आपने समझ लिया और आपके प्रोडक्ट में दम था, आपके मार्केटिंग में पावर थी टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, यू वुड बी रीजनेबली ओके. Now the dynamics of that market have changed so much, and they're constantly evolving and changing and stuff, that you need to have the DNA of experimentation and innovation. So whether you're an early stage company or whether you're a very large company, innovation has to become a part of the way business is done. There are some aspects of the business that will continue as business as usual, but at some point of time you need to have, or some part of the organization has to have this lab which is doing a lot of these experiments and doing innovation or testing innovations, so that they can be piloted, refined, and then be adopted and mainstreamed into the organization. So, what next for Project? Well, one of my personal passions is the whole rural distribution story that we spoke about. At our fund, we are supporting an initiative called Samagam. What Which is is? Samagam? Samagam. Samagam is creating a shared services distribution model for rural India, where the mission is to create in each village in India a vibrant economy that has shared services, access to products and services. We believe that unless villages in India become prosperous, we will not be a happy and a developed nation. Okay. Today, a lot of people from villages shift to urban areas Urban because of forced migration, Correct. because villages में आपको job or commercial Job activities नहीं है, education नहीं है. There are a lot of problems. But each of these villages of population of 10, 15, 20,000 के villages में एक economy अपनी होती है. How do you create a vibrant economy there, and how do you facilitate distributed or easier distribution of products and services into those rural areas and enable job creation, commercial activities, employment opportunities into those villages? That is the model that we are working early stages, but that eventually will become an area that I will
after we are done with fund, we're currently on fund 2, but after we're done with fund 3, that is an area that I would like to, spend the rest of my life in building the Okay. foundation for. Okay. Thank you, Prajakth, for sharing your knowledge, experience with us. It was pleasure having you at What Next. Thank you so much. Thank you very much, Saurabh, and it's very good to see young people like you, take up your passion. In addition to doing the business, you're doing this as an important thing, and I think, like you had rightly identified earlier, taking the message of entrepreneurship and the nuances of how entrepreneurship can be done more effectively, taking it to tier 2 cities, etc., is a noble cause, which I believe is equally important for nation building. Thank you for listening to What Next. We hope you enjoyed our conversation with the project and learned something new about startup and funding. If you like the episode, please share it with your friends, and we'll be back soon with more interesting conversation. Thank you.